So I am saying that this is the secondary lymphoid organ. There are B lymphocytes and T lymphocytes which are processed are located here, and the body encounters an antigen. This antigen can be directly identified by the B cell. So please remember this very, very clearly. I am saying that this antigen can be directly identified by the B lymphocyte, and then the B lymphocyte responds, but the response would be inadequate. So this is the problem. The problem is that this antigen can be directly identified by the B lymphocyte, but if the B lymphocyte responds after direct identification of the antigen, the response is inadequate. And what we are saying is that this antigen cannot be directly identified by the T lymphocyte. So there is something in between. सो इसके बीच में कोई ना कोई एक चीज होनी चाहिए. देयर मस्ट बी अ ब्रिज प्रेजेंट हियर. हमने ये कहा कि बी सेल तो पहचान तो सकते हैं एंटीजन को, लेकिन एंटीजन को पहचान के जब डायरेक्टली पहचान के रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स इनएडिक्वेट आता है. और टी लिम्फोसाइट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो तो एंटीजन को पहचान ही नहीं सकते. यहां पर जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था उसका रोल आता है. आपने ये कहा कि बीच में एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल चाहिए मेरे को. सो मुझे एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल चाहिए जो इस एंटीजन को किसी तरह से मॉडिफाई करके उस फॉर्म में बी और टी लिम्फोसाइट्स को प्रेजेंट करें ताकि वो इसे आसानी से पहचान सकें. क्या ये कंसेप्ट आपकी समझ में आया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के बारे में? बोलिए बेटे हाँ या नहीं, जल्दी बोलिए यस और नो. बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल चाहिए. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में एक सेल तो आपने बिल्कुल ठीक आपने पिछली बार कहा था डेंड्राइटिक सेल हो सकता है. बहुत कॉमन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था. मैं जिस सेल से काम करूंगा यहां पर वो है मैक्रोफेज. मैक्रोफेज इज ऑल्सो एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. और याद कीजिए जब मैं इनेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स पढ़ा रहा था आपको तो मैंने आपसे कहा था मैक्रोफेज आर वेरी एडवांटेजियसली लोकेटेड इन दी बॉडी. आप में से कितने लोगों को मेरी ये बात याद है? और याद कीजिए ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, ये लिम्फ नोड हो सकता है. कि आप जानते हैं कि यहां पर भी रेटिकुलम सेल हो सकते हैं. ये वो मैक्रोफेजेस हैं जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होते हैं. इनका नाम मैंने आपको बताया था लिम्फ नोड और स्प्लीन के कंटेक्स्ट में. तो यहां पर बी और टी लिम्फोसाइट तो है ही, यहां पर मैक्रोफेज भी है. और हमारा मैक्रोफेज किसकी तरह काम कर सकता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम कर सकता है. कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा. इस बैक्टीरिया को एंगल्फ करेगा ये मैक्रोफेज, और मैक्रोफेज एक यूकैरियोटिक सेल है और इस एंटीजन को किसी तरह से पहचान के एक प्रोटीन को अपने सरफेस पे प्रेजेंट करेगा. सो कुछ इस तरह की बात हो गई कि मान लीजिए दो पड़ोसी आमने सामने रहते हैं, चोरी का खतरा है और दोनों ने ये कहा कि अगर रात में चोर तुम्हारे घर पे आ जाए तो आप अपनी बालकनी में ये टांग देना, मुझे पता लग जाएगा कि चोर आए हुए हैं. सो यही कुछ बात मैं कर रहा हूं यहां पर. इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने सबसे पहले इस पैथोजन को एंगल्फ किया, इस एंटीजन को मॉडिफाई किया, एक प्रोटीन बनाया उसकी मदद से, उसके हिसाब से अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस की मदद से, और अपने सरफेस पे एक चीज प्रेजेंट करी. इस प्रोटीन को कहते हैं एमएचसी, एंड द नेम ऑफ द एमएचसी इज मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसे ह्यूमन बीइंग्स में एचएलए कहा जाता है. एंड द एचएलए स्टैंड्स फॉर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस. थोड़ा मुश्किल हो सकती है आज की क्लास, नोट्स बनाइए और बार बार इसको एक बार और देख लीजिएगा. ये वो पार्ट है जो मैं एनसीईआरटी से बाहर जा रहा हूं और आपको समझना चाहिए. आप नीट एंट्रेंस एग्जाम में जा रहे हैं, 2-3 साल पहले तक काफी क्वेश्चन इम्यूनिटी से एनसीईआरटी से बाहर आते थे. फिर मेरी बात को ध्यान से सुनिए. एंटीजन को पहचान करके जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है हमारे इस एग्जांपल में उसका नाम है मैक्रोफेज, अपने सरफेस पे कोई चीज प्रेजेंट करेगा, वो प्रोटीन होगा. इस प्रोटीन को हमने कहा एमएचसी. एमएचसी का मतलब होता है मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और ह्यूमन बीइंग्स में इसे हम कहते हैं एचएलए, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. और जो कॉम्प्लीमेंट होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस का, इसकी जो जीन्स होंगी, क्योंकि ये प्रोटीन है, आपको पता है प्रोटीन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द जीन. सो वो सारी जीन्स जो कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन को बनाने में इस्तेमाल होती हैं, उनकी टोटलिटी को आप कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीन्स. इसको हम कहते हैं हैप्लोटाइप. और जिस टाइम पर हम ग्राफ्टिंग करते हैं, सो जिस टाइम पर टिश्यू टाइपिंग करते हैं, मैचिंग करते हैं कि ग्राफ्ट रिजेक्ट तो नहीं होगा, हम देखना चाहते हैं कि कितनी क्लोजनेस है जेनेटिक्स में रेसिपिएंट और डोनर के बीच में, तो ये वो टेस्ट है टिश्यू टाइपिंग जिसमें हैप्लोटाइप मिलाया जाता है. इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एचएलए जीन्स. आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्यूटली
absolutely clear. The genes of HLA protein, they actually exhibit codominance and they are located on chromosome number 6. So chromosome number 6 पर है, कोडोमिनेंस एग्जिबिट करती हैं. इनके कॉम्प्लीमेंट को हैप्लोटाइप कहा जाता है. टिश्यू टाइपिंग जो टेस्ट होता है, जो ग्राफ्ट की कंपैटिबिलिटी के लिए टेस्ट किया जाता है डोनर और रिसिपिएंट के बीच में, उसमें यही टेस्ट जरूर किया जाता है. आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर. अब देखिए, अब ये जो मैक्रोफेज है, ये अपने सरफेस पे मैंने आपसे कहा कि एमएचसी प्रेजेंट करेगा. एमएचसी दो क्लास का हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा बेटे. हो सकता है ये अपने सरफेस पर MHC1 रखे. सो दिस MHC1 कैन एक्चुअली बी अ सेल्फ एंटीजन. आपकी बॉडी के ऊपर भी सेल्फ एंटीजन्स होते हैं. आपकी बॉडी के सरफेस पे भी याद कीजिए सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर याद कीजिए ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन. जब भी सेल मेम्ब्रेन का आपने डायग्राम देखा होगा, कार्बोहाइड्रेट हमेशा बाहर के सरफेस पे होते हैं. आपने कभी भी कार्बोहाइड्रेट को सेल मेम्ब्रेन की अंदर की फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर में इंटरनल सरफेस पे जुड़ा हुआ नहीं देखा होगा. अगर आपने ये चीज नोट नहीं करी है तो अभी डायग्राम देखिए एनसीईआरटी में. तो ये जो सेल सरफेस कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दे आर इन्वॉल्वड इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन. आपकी बॉडी के सेल्स के ऊपर भी एंटीजन होते हैं. आपने ब्लड ग्रुप एंटीजन के बारे में पढ़ा है, जो आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. सो आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर. इट इज गेटिंग एब्सोल्युटली क्लियर. दिस इज MHC1. दिस कैन बी अ सेल्फ एंटीजन. दिस कैन बी प्रेजेंट ऑन योर ओन सेल एज वेल. पर इस बार MHC1 प्रेजेंट किया है किसने? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने, जो हमारे एग्जांपल में कौन है? मैक्रोफेज. इसको डॉक करेगा, इसको पहचानेगा CD8. अब आपको समझ में आया ये CD8 की इंपॉर्टेंस क्या है. ये इस तरह से इसको आइडेंटिफाई करता है. और अगर CD8 T लिम्फोसाइट इसको पहचानता है तो अभी भी उसका रिस्पॉन्स इनएडिक्वेट आएगा. बड़े ध्यान से देखिए बेटे, MHC1, दैट इज द रीजन व्हाई कैंसर सेल्स भी अपने सरफेस पे MHC1 एंटीजन होता है. इसीलिए आपका जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो बहुत इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता, क्योंकि आपकी अपनी बॉडी का सेल है जिससे कैंसर डेवलप हुआ है, उसके सरफेस पे MHC1 होता है. और MHC1 को जब CD8 लिम्फोसाइट पहचानता है तो उसका रिस्पॉन्स एडिक्वेट नहीं आता है. दिस इज द रीजन व्हाई दिस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इन स्पाइट of T cytotoxic cells being very very strong, they are not able to mount an effective response, क्योंकि वो MHC1 को पहचान करके उसके खिलाफ ज्यादा काम नहीं करते हैं. I hope this is now absolutely clear. आगे देखिए. इसके बाद में ये हो सकता है कि ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है अपने सरफेस पे MHC2 रखे. सो दिस कैन बी एन MHC2. और MHC2 को बेटे पहचानेगा CD4. MHC2 को कौन पहचानेगा? CD4. और अगर CD4 एक्टिवेट हुआ, MHC2 को उसने पहचाना, तो फिर वो रिलीज करेगा कुछ साइटोकाइन, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी कि ऐसा केमिकल जो कि इम्यून काम करता है. इस साइटोकाइन को हम कहेंगे लिम्फोकाइन, क्योंकि टी हेल्पर सेल एक लिम्फोसाइट है. और जिस लिम्फोकाइन की मैं बात कर रहा हूं वो लिम्फोकाइन है इंटरल्यूकिन. और ये क्या रिलीज करेगा? इंटरल्यूकिन्स रिलीज करेगा. अगर ये इंटरल्यूकिन 1 रिलीज करता है तो ये स्टिमुलेट करेगा और मैक्रोफेजेस को, और मैक्रोफेजेस ज्यादा क्या करेंगे? फैगोसाइटोसिस करेंगे. अगर ये इंटरल्यूकिन 2 करेगा, सो दैट विल स्टिमुलेट द टी साइटोटॉक्सिक सेल. और अब की बार इसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा? एडिक्वेट आएगा. तीसरी चीज, अगर ये इंटरल्यूकिन 4, 5 और 6 सिक्रिएट करता है तो फिर ये स्टिमुलेट करेगा बी सेल्स को, और उनका रिस्पॉन्स भी क्या आएगा? एडिक्वेट आएगा. सो अगर आपको टी साइटोटॉक्सिक सेल और बी सेल से एडिक्वेट रिस्पॉन्स चाहिए तो ये इंटरल्यूकिन्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है. ये इंटरल्यूकिन्स कौन सिक्रिएट कर रहे हैं? टी हेल्पर सेल. अब देखिए, अगर मान लीजिए टी हेल्पर सेल इन्वॉल्व नहीं है, अगर टी हेल्पर सेल नहीं इन्वॉल्व है तो बी लिम्फोसाइट डायरेक्टली पहचान के कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स कैसा आएगा? इनएडिक्वेट आएगा. और अगर MHC1 आया है तो CD8 रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि, लेकिन रिस्पॉन्स कैसा आएगा? इनएडिक्वेट आएगा. लेकिन अगर आपको रिस्पॉन्स दोनों का एडिक्वेट चाहिए तो बीच में इंपॉर्टेंट रोल किसका आता है? टी हेल्पर सेल का. ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहां पर ही मैंने आपको HIV के बारे में बहुत कुछ बता दिया. आपने रटा हुआ होगा एक क्वेश्चन कि HIV सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉयज टी हेल्पर सेल. अगर टी हेल्पर सेल को HIV डिस्ट्रॉय करता है तो क्या आप मानते हैं कि आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो इनएडिक्वेट रह जाएगा? कभी भी एडिक्वेट नहीं होगा. इसीलिए इस जो बीमारी होती है उसे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी कहते हैं. इम्यूनिटी इज नॉट जीरो, इम्यूनिटी इज डेफिशिएंट, कम होती है, एडिक्वेट नहीं होती. दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ एड्स और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वेयर HIV selectively infects and destroys the T helper cell.